जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 करेंगे। कल हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है और इसकी जो कौन कौन सी साइट्स हैं जो हमें मिली हैं, मेजर साइट्स। इसके अलावा उनकी लोकेशन क्या है और उनके कौन कौन उनकी डिस्कवरी, मतलब उनके डिस्कवरर्स कौन कौन थे। आज का हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। देखिए, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन का मतलब होता है समकालीन सभ्यता। देखिए, जिस टाइम पर हमारे, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, उसी टाइम पर विश्व में दो और सभ्यताएं भी चल रही थी। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी दो सभ्यताएं हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर चल रही थी। तो इसमें जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी वो है मेसोपोटामियन। मेसोपोटामियन ये एक सिविलाइजेशन थी, और इसके अलावा जो सिविलाइजेशन, एक और सिविलाइजेशन काम कर रही थी वो थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ये दो सभ्यताएं, एक तो मेसोपोटामियन और दूसरी इजिप्शियन, तो ये दो सभ्यताएं जो थीं ये उसी टाइम पर काम कर रही हैं, उसी टाइम पर थीं जिस टाइम पर हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। अगर मैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करूं तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अगर आप मॉडर्न डे की बात करें आज की डेट में, तो ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये आज का इराक, अगर हम इराक वाले रीजन की बात करें तो आज का इराक था। और इसके अलावा इराक के साथ साथ जो दूसरा जो है, और आज का कुवैत। तो एक इराक था और एक कुवैत, तो आज का इराक और कुवैत। तो आज जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अगर हम उसके आज की बात करें तो वो इराक और कुवैत का जो रीजन है वहां पर जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामियन। और अगर हम इजिप्शियन की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है आज का जो इजिप्ट है, अगर हम आज के इजिप्ट की बात करें तो जो इजिप्ट है आज का, तो यहां पर कौन सी सिविलाइजेशन थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। क्लियर? तो ये दो ऐसी सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के समय पे थी, जिसमें सबसे पहली मेसोपोटामियन जो आज के इराक और कुवैत रीजन में है, और जो दूसरी थी वो थी इजिप्शियन जो आज के इजिप्ट में है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बेसिकली दो नदियों के बीच में था, ये आपको याद रखना है। एक है टिग्रिस रिवर और दूसरी है यूफ्रेटस रिवर। ये दो रिवर्स के बीच में ये सिविलाइजेशन थी, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और अगर हम आज की बात करें मॉडर्न डे की, तो ये इराक और कुवैत वाला जो रीजन है वहां पर ये सभ्यता पाई जाती थी। क्लियर? इसके अलावा यहां पर एक और है पॉइंट कि ये इन तीनों सिविलाइजेशंस में, अगर मैं इंडस वैली, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करूं, तो इन तीनों में जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो याद रखना है कि इन तीनों में सबसे जो पुरानी थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इट इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन अमंग्स द थ्री। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, तो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है ये नाइल नदी के किनारे है। आपको ये रिवर्स के नाम याद रखने हैं। जो मेसोपोटामियन थी वो टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर्स के बीच में थी, और ये जो फ्लरिश हुई ये हुई नाइल रिवर्स के पास, ठीक है। और ये मॉडर्न डे अगर हम आज की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, जो कि इजिप्ट का एरिया माना जाता है। क्लियर? तो ये दो सभ्यताएं थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन मौजूद थी। यहां पर आपको डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, ये है मेसोपोटामियन। और देखिए ये मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है, ये देखिए टिग्रिस नदी है, और टिग्रिस नदी के बगल में ये जो नदी है ये यूफ्रेटस नदी है। तो इन दोनों के बीच में ये सभ्यता मौजूद थी। और ये जो आज का इजिप्ट है, यहां पर ये देखिए ये नाइल रिवर के आसपास, ये देखिए नाइल नदी है, नाइल रिवर है, और ये नाइल रिवर के आसपास ही ये इजिप्शियन सभ्यता जो थी वो पूरी तरीके से फैली हुई थी। क्लियर?
तो यहां पर आपको रिवर्स के नाम याद रखने हैं कि कौन सी रिवर के आसपास जो थी ये मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनी हुई थी। क्लियर? तो ये था हमारा कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो था उनका टाउन प्लानिंग। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने अर्बनाइजेशन के लिए ही जानी जाती है। मतलब जो एक शहरों का एक तरीके से देखा जाए या टाउन का डेवलप होना, ये इसी सभ्यता में पाया गया। अब यहां पर टाउन प्लानिंग का किस तरीके से था, मतलब इनके जो शहर हुआ करते थे वो किस तरीके के थे, तो हमें उस पर यहां पर समझना होगा। देखिए, इनके शहरों की जानकारी बेसिकली हमें जो भी अवशेष हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो से मिले हैं उसी से इनके टाउन प्लानिंग के बारे में पता चलता है। मतलब जो भी अवशेष हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले हैं वहीं से हमें पता चलता है कि इनका जो शहर को बनाने का या इनकी जो शहर का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। टाउन प्लानिंग मतलब एक तरीके से जो इनका शहर है उसमें किस तरीके से उसकी रचना की गई। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो अवशेष हमको मिले उससे इनकी शहरों की किस तरीके की प्लानिंग थी उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा चूंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, आपको याद रखना है कि ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, एक अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक, तो इसमें बेसिकली जो अर्बन सिविलाइजेशन में जो शहर बनते थे ये बेसिकली रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के बनते थे। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के बनते थे। यहां का जो पूरे शहर का डेवलपमेंट था वो किसका था? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का। अब इस पैटर्न को समझ लीजिए कि यहां पर किस तरीके से घर बनाए जाते थे, ये जो शहर है वो बनाया जाता था। देखिए, ये इसकी रोडें हुआ करती थी इस तरीके की, और इनकी रोडों की एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर था कि इनकी जो रोडें थी वो एक दूसरे को पूरे 90 डिग्री एंगल में कट करती थी। इनकी जो सड़कें थी वो पूरी 90 डिग्री में कट करती थी एक दूसरे को, और यहां पर ये ऐसे ब्लॉक्स से घर बने होते थे। ये इस तरफ घर हुआ करते थे, फिर उसके बाद रोड के इस साइड भी घर हुआ करते थे। ये था रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न जिसमें इनकी सड़कें हुआ करती थी और सड़कों के इर्द गिर्द जो ग्रिड के फॉर्म में ये घर बना करते थे। तो ये इनका रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, और इसी पैटर्न पर इनके पूरे जितने भी शहर बने हुए थे वो इसी पैटर्न पे बने हुए थे। क्लियर? जिसमें ये रोड साइड थी, इनकी मेन रोड थी। ठीक है, और यहां पर इनका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये भी था कि जो इनकी मेन रोडें थी वो एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। मतलब एक दूसरे को बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाती थी? 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। तो ये था रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें तो जो मेन रोड हुआ करती थी ये कई सारे ब्लॉक्स में बांटती थी। आप देखें यहाँ पर ये कई सारे ब्लॉक बटे, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 3, ये ब्लॉक 4, तो ऐसे कई सारे ब्लॉक्स में बटी हुई थी। क्लियर? और इनके शहरों का एक और बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर था, इनके जनरली जो शहर थे ये दो पार्ट्स में बटे हुए थे। अगर हम बात करें इनके शहरों की तो बेसिकली इनके जो शहर थे वो दो पार्ट्स में बटे हुए थे। सबसे पहला पार्ट जिसे कहा जाता था, जो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम वेस्टर्न पार्ट भी कहते हैं, ये था सिटाडेल। सिटाडेल मतलब जो ये शहर के पश्चिमी भाग में था, वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो पहला जो था वो सिटाडेल था, ये वेस्टर्न पार्ट में था। और बेसिकली यहां पर जो सिटाडेल लोकेशन था, यहां पर इस सभ्यता के जो अमीर लोग थे, मतलब जो एलाइट क्लास था, मतलब जो पैसे वाले लोग थे, ठीक है, उनके जो है घर यहां सिटाडेल की तरफ, ये माना गया है कि उनके घर रहे होंगे। क्योंकि ये जो सिटाडेल था ये वेस्टर्न पार्ट में था। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जो इसमें रूलिंग क्लास रहा है,
मतलब जो रूलिंग क्लास रहा है उनके घर यहाँ पर थे। तो सिटाडेल जो था एक पार्ट जिसमें जहां के रूलिंग क्लासेस हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी मिली हैं। तो जो कि जैसे अपन बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी मिली हैं इस एरिया में, ठीक। तो यहाँ पर इस एरिया में एक तो रूलिंग क्लास रहता था, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो मिलती थी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है शहर का, वो था लोअर पार्ट। लोअर पार्ट बेसिकली ईस्टर्न रीजन में था। मतलब शहर के ईस्टर्न रीजन में क्या था, लोअर पार्ट था। और ये आम लोगों के लिए था। यहां पर जनरली कौन से लोग रहते थे, आम लोग, कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल कहां पे रहते थे, लोअर पार्ट में रहते थे, क्लियर। और जो बाकी जो जितने भी हैं वो क्या कहाँ रहते थे, जो रूलिंग क्लास था वो सिटाडेल में रहता था, सिटाडेल वाले पोर्शन में। और जो लोअर पार्ट था उसमें कौन रहते थे, कॉमन पीपल्स, मतलब आम लोग रहते थे, क्लियर। तो ये इसका पूरा टाउन प्लानिंग था। तो टाउन प्लानिंग में आपको पॉइंट समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि टाउन प्लानिंग के जितने भी रिमेन्स मिले अपन को, वो हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिले, ठीक है। जिससे पता चला कि इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक अर्बन सिविलाइजेशन है, क्लियर, अर्बन सिविलाइजेशन थी। तीसरा पॉइंट जो इसके टाउन बने थे, ये मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में बने थे। अभी मैंने आपको दिखाया कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न किस तरीके से होता है। इसके अलावा जो मेन रोड्स थी इनकी, वो शहरों को डिवाइड करती थी इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे ब्लॉक्स के जरिए उनको डिवाइड किया गया था। और इसके अलावा डुअल डिवीजन था यहाँ सिटी का, मतलब जो शहर था वो दो भाग में बटा हुआ था। इसमें जो सबसे पहला पार्ट था वो था सिटाडेल, जो कि वेस्टर्न पार्ट था। और मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पार्ट में जो थे, जो रूलिंग क्लास हुआ करता था वो रहता था। इसके अलावा यहाँ पर इनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेनरीज भी पाई गई हैं। ग्रेनरीज का मतलब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ग्रेनरीज का क्या मतलब होता है। अभी आप समझ लें कि सिटाडेल में क्या है, ग्रेनरीज भी पाई गई हैं। और जो लोअर पार्ट हुआ करता था वो था ईस्टर्न पार्ट, जो कि आम लोगों के रहने के लिए हुआ करता था। अगर हम बात करें कॉमन पीपल्स की, तो जो आम लोग थे वो जो रहते थे जो जहां पर, तो वो कौन सा एरिया था, लोअर पार्ट। यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको ध्यान से यहां पर नजर आएगा कि ये देखिए, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये था सिटाडेल, ये था सिटाडेल। मतलब ये ऊपरी हिस्सा है, ये चूंकि ऊंचा हिस्सा है, तो यहां पर क्या करते थे लोग, रहते थे वो लोग जो रूलिंग क्लास के थे, क्लियर। इसके बाद आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो रिमेनिंग एरिया जो नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था लोअर टाउन। यहां पर आम लोग रहा करते थे, ठीक है। ये जो डायग्राम बना है यहाँ पर, ये जो बना है ये ग्रेट बात है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि ग्रेट बात क्या है, ठीक है। तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, ये जो रिमेन्स मिले हैं हमें, ये जो अवशेष मिले हैं, इसमें जो ऊपरी सतह है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिटाडेल कहलाता था। और ये जो लोअर पार्ट है जहां पर आम लोग रहते थे, ये लोअर पार्ट कहलाता था, क्लियर है। तो आपको इसका टाउन प्लानिंग अच्छे से समझ में आया, ठीक। तो टाउन प्लानिंग में आपको सबसे पहले याद रखना है कि इनके टाउन प्लानिंग की जानकारी आपको कहां से मिलती है, तो जानकारी आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो अवशेष मिले हैं उससे मिलती है। इसके अलावा ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, मतलब एक शहरी सभ्यता थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टाउन था वो पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न से बना हुआ था। मतलब इसमें यहाँ जो सड़कें थी उन्होंने क्या किया था, शहरों को ब्लॉक में बांटा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर दो तरीके के डिवीजन मिलते थे शहरों में, एक तो था सिटाडेल जहां रूलिंग क्लास रहता था, और एक लोअर टाउन जहां पर कॉमन पीपल्स मतलब आम लोग रहते थे, क्लियर। तो ये था इसका अर्बन, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्रेट ग्रेनरी पाया गया, ठीक है। अब देखिए ग्रेनरी का मतलब क्या है। देखिए ग्रेनरी बेसिकली होता क्या था कि इनका जो भी एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी अनाज, मतलब जैसे अनाज भंडार कह लें आप,
ग्रेनरी को कहा जाता था अनाज भंडार। अनाज भंडार मतलब जहां पर ये अपने अनाज रखते थे, मतलब जैसे गेहूं है, बारले है, रागी है, ये सारे जो ये प्रोड्यूस करते थे कृषि के द्वारा जो भी उत्पादन करते थे, उसको अपने लिए स्टोर करने का काम जो करते थे वो ग्रेनरी में करते थे। अपने लिए स्टोर करने का काम जो करते थे वो किस में करते थे? ग्रेनरी में करते थे। क्लियर? तो एक बहुत बड़ी ग्रेनरी भी यहां से पाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेट बाथ, एक ग्रेट बाथ पाया गया है जो अप्रोक्सीमेटली 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर का, ठीक है? तो ये इसकी लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी और ये उसकी डेप्थ थी, ठीक है? और इसके जो ये जो ग्रेट बाथ पाया गया, इसकी जो जमीन है, ठीक है, इसका जो फ्लोर था ये बर्न्ड ब्रिक्स से बना हुआ था। किससे बना था? बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब जो जली हुई ईट होती है उससे बना गया। और ये माना जाता है कि ये बेसिकली धार्मिक स्नान के लिए किया गया, सेरेमोनियल वॉशिंग। देखिए आज की डेट में जैसे अगर हम बात करें कि जो धार्मिक स्नान होते हैं, जैसे हम गंगा जी में जाते हैं या अगर हम बात करें नर्मदा जी में जो लोग स्नान करने जाते हैं, तो वो एक तरीके से धार्मिक स्नान होता है। तो ऐसे ही ये माना जा रहा है या एज्यूम किया गया कि ये जो ग्रेट बाथ बना है ये बेसिकली किसके लिए बना है? यहाँ पर जो धार्मिक स्नान हुआ करता होगा या सेरेमोनियल वॉशिंग। क्लियर? तो ये ग्रेट बाथ पाया गया। इसके अलावा कुछ और ग्रेनरीज पाए गए हड़प्पा से। हड़प्पा से 6 ग्रेनरीज पाए गए जिसमें एयर डक्ट की सुविधा, और ये काफी ऊंचाई पर ये ग्रेनरीज बने हुए थे। मतलब रेस्ड प्लेटफॉर्म का मतलब है जमीनी सतह से ऊपर, ठीक? तो जमीनी सतह से ऊपर बने हुए यहां पर कुछ ग्रेनरीज पाए गए हड़प्पा में। इसके अलावा जो पाया गया एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। देखिए इनकी टाउन प्लानिंग में जो सबसे एडवांस्ड और सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम पाया गया है। इवन मैं आपको बताऊं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम पाया गया, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम, इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो उनका हुआ करता। तो ये जो सभ्यता है ये अपने एडवांस ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कुएं पाए गए हैं। मतलब कि आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर कुएं पाए गए हैं, जो पानी के कुएं हुआ करते थे, प्रेजेंस ऑफ वेल्स पाया गया है। और यहाँ पर जैसे अगर बात करें तो एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा कुएं पाए गए, वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से सबसे ज्यादा कुएं पाए गए, इसीलिए इसको कुएं का शहर या सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, सिटी ऑफ वेल्स किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहनजोदाड़ो से सबसे ज्यादा कुएं पाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो कुएं पाए गए हैं वो किससे पाए गए हैं? मोहनजोदाड़ो से। क्लियर? तो ये थे सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो मिले हैं वहां से, ठीक है? एक बार यहां पर आप इसको देख लें। ये आपको जो नजर आ रहा होगा ये है ग्रेट ग्रेनरी। ये ग्रेट ग्रेनरी है, यहाँ पर ये पूरा बनाया हुआ है जिसमें ये जो भी अपना जो भी उगाया करते थे वो सारी चीजों को यहाँ पर स्टोर किया जाता था। इसके अलावा देखेंगे अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रहा हो, ये बना है ग्रेट बाथ। ये बना है ग्रेट बाथ। ये रिचुअल्स के लिए हुआ करता था, सेरेमोनियल वॉशिंग के लिए ये हुआ करता था। इसके अलावा जो इसके फ्लोर पर मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लोर पर जो गिट्टी, मतलब जो ब्रिक्स से बना हुआ है, जो ईंटों से बना है, ये कौन सी ब्रिक्स हैं? ये बर्न्ड ब्रिक्स हैं। ये सारा स्ट्रक्चर किसका बना है? बर्न्ड ब्रिक्स का, ठीक है? मतलब जली हुई ईंटों का। इसके अलावा अगर आप ये देखें, यहाँ पर तीसरा डायग्राम जो आप देखें तो ये आपको ड्रेनेज सिस्टम नजर आएगा। देखेंगे अगर आपको ये आपको नाली नजर आ रही होगी। क्लियर? ये यहाँ से घरों से निकलती है नाली, और ये फिर ये मेन नाली में जा करके मिल जाती है, और मेन नाली से फिर ये पानी जो है, गंदा पानी जो है, ड्रेनेज है, वो पास हो जाता है। क्लियर? तो ये पूरा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। और ये देखिए आपको ये कुएं नजर आ रहे हैं, ठीक है? ये सारे वेल्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर इस सभ्यता में बहुत सारे कुएं मिले, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर कुएं का इस्तेमाल जो था वो बहुत ज्यादा किया जाता था, ठीक?
तो यहां से क्या क्या चीजें मिली? एक तो सबसे पहली बात, एक अनाज का बहुत बड़ा भंडार मिला। इसके अलावा ग्रेट बाथ मिला, जहां पर मतलब धार्मिक स्नान, एक तरीके से ये माना जा रहा है कि धार्मिक स्नान यहाँ होता होगा। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा एडवांस मिला, जहां पर एक नाली घरों से निकल रही है और वो जाकर के मेन लाइन से जुड़ रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुएं मिले हैं बहुत सारे, हर शहरों में। और जिस शहर में सबसे ज्यादा कुएं मिले हैं वो कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? कुओं का शहर या सिटी ऑफ वेल्थ। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? अब इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो इसके आगे अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने की जरूरत है। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कंस्ट्रक्शन मिलेंगे, इसमें बेसिकली इन लोगों ने जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया है, मतलब बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी अवशेष मिले हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन मिला है, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जो है वो जली हुई ईंटों का बना हुआ है। लेकिन वही अगर हम इनके कंटेम्प्ररी जो सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामियन और अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, तो मेसोपोटामिया में जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उन्होंने जली हुई ईंट का इस्तेमाल ना करके सिकी हुई ईंट का इस्तेमाल किया है, मतलब बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया है। क्लियर? और अगर हम इसकी बात करें इजिप्शियन की, तो इन्होंने जो है, इन्होंने ड्राई ब्रिक्स का इस्तेमाल किया है, मतलब सूखी ईंट का इस्तेमाल किया हुआ है। क्लियर? तो आपको याद रखना है, तीनों सिविलाइजेशंस में जो भी मिले हैं, जो भी रिमेन्स मिले हैं, जो भी वहां पर अवशेष मिले हैं, तीनों अलग अलग ईंटों के बने हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेसिकली जो है वो आपकी जली हुई ईंटें मिली है। क्लियर? ये देखिए यहां पर ये कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये सब जली हुई ईंटें हैं। ठीक है, तो यहां पर जितना भी कंस्ट्रक्शन किया गया वो जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वही अगर हम मेसोपोटामियन की बात करते हैं तो वहां पर सिकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया। क्लियर? और जो इजिप्शियन है यहां पर ड्राइड, मतलब सूखी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। देखिए आपने कभी देखा हो, जब ईंटों की भट्टी जहां लगती है, मतलब जहां ईंटें बनती हैं, तो सबसे पहले इसको ईंट बनाई जाती है और उसको फिर क्या किया जाता है, अगर आग में आप इसको जला देते हैं, ठीक है, मतलब आप इसको फर्नेस में रख करके ईंट प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो ब्रिक्स कहलाती हैं वो बर्न ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, अब आप इसको जला करके ना करके इसको थोड़ा सा आग से दूर रखकर अगर सेकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे अभी तो आपने क्या किया, ईंट को रख दिया आग में तो वो जल गई। लेकिन अगर आप उसको आग में ना रख के आग को थोड़ा दूर जलाएं और उससे दूर फिर क्या करें, इस ईंट को इसके ऊपर रख दें, ऊपर मतलब एकदम ऊपर नहीं, इससे थोड़ा दूरी पे, तो इसकी भाप से क्या हो जाएगा, ये ईंट सिक जाएगी। तो सिकने को बोलते हैं बेक्ड। तो वो बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किसका किया जाता था? मेसोपोटामियन में। और अगर हम इजिप्शियन की बात करें तो ना तो इसको जलाया जाता था ना बेक किया जाता था, बस जैसी ईंट है उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया तो वो ईंट अपने आप सूख जाएगी। ठीक है, तो इसको बोला करते थे ड्राइड ब्रिक्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तीन तरीके की ईंटें पाई गई हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो सब जली हुई ईंटों के हुए हैं, मतलब वो ईंट ऐसी है जो फर्नेस में रख के पकाई गई है। इसके अलावा मेसोपोटामियन की बात करें तो ये सिर्फ भाप लेकर के, मतलब इसको बेक्ड करके बनाया गया है। और तीसरा जो है वो ड्राई करके बनाई गई है, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में यूज होती है। क्लियर? इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर बहुत सारे कुएं मिले हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुओं के दो पर्पस हुआ करते थे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो कुएं का इस्तेमाल करते थे वो बेसिकली दो पर्पस के लिए करते थे। एक तो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो बारिश होती थी तो उस पानी का यूज करना, मतलब उस पानी को एक जगह रोक के रख लेना, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। आप सोचिए, मतलब इतनी पुरानी सभ्यता और लेकिन उनको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कंसेप्ट के बारे में पता था। इसके लिए क्या करते थे, ये कुएं बनाते थे जिससे जो बारिश का पानी है वो उस कुएं में आकर के कलेक्ट हो जाएगा। और पिट्स का मतलब होता है छोटे छोटे होल बनाना। जैसे ये देखिए आप, ये आपको कुआं दिख रहा है, ये वेल्स दिख रहे हैं, और ये होता था पिट। पिट क्या करते थे, ये एक छोटा सा गड्ढा बनाते थे और इस गड्ढे में जो भी बारिश का पानी आता था वो इसमें क्या होता था, स्टोर हो जाता था। तो बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इन्होंने कुओं का और पिट्स का इस्तेमाल किया।
अब इन्होंने कुओं का इस्तेमाल सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नहीं किया था, ये कुएं का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी करते थे। मतलब ये जो खेती किया करते थे उसमें जो सिंचाई किया करते थे, तो उसमें जो इरिगेशन होता था, मतलब जो पानी डाला जाता था, उसके लिए भी किसका इस्तेमाल करते थे, ये कुएं का इस्तेमाल करते थे। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अलावा ये कुएं और गड्ढों का इस्तेमाल करते थे फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे इनके कृषि के बारे में, इनका एग्रीकल्चर किस तरीके का था, और ये इनके यहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एक तरीके से मतलब जो जानवरों का पालन पोषण करना, डोमेस्टिकेशन करना, इसका काम भी करते थे ये, और इसके अलावा इनकी कृषि और एग्रीकल्चर भी था। क्लियर? तो इसमें अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इनके कॉमन लोग थे, मतलब जो कॉमन पीपल थे, अगर हम बात करें हड़प्पा संस्कृति के जो आम लोग थे, बेसिकली वो सारे के सारे जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। ठीक है, मतलब ये भी एक कृषि प्रधान देश था एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर भी जो ज्यादातर लोग थे वो कृषि पर ही डिपेंड करते थे। अब ये कृषि जो करते थे, इससे कुछ हिस्सा ये अपने उसके लिए रखते थे, मतलब अपने लाइवलीहुड के लिए रखते थे, मतलब अपने जीने के लिए रखते थे, खाने पीने के लिए, और जो बचता था उसको फिर ये मार्केट में बेच देते थे। क्लियर? तो मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं रखते थे, वो कुछ सरप्लस जो हुआ करता था वो उसको बेच भी देते थे। अब चूंकि ये जो आपको मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इंडस और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसा हुआ था। ठीक है, अब देखिए नदियों के आसपास अगर कोई सभ्यता होती है तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो लैंड है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होगी। फर्टाइल क्यों होगी? क्योंकि वो नदियों के पास है। ठीक है, तो नदियों के पास फर्टाइल होने के कारण यहाँ की जो जमीन थी, ठीक है, जिसको हम अलावियल सॉइल कहते हैं, ठीक है, तो अलावियल सॉइल जो थी ये काफी ज्यादा उपजाऊ थी। तो उपजाऊ होने के कारण भी सबसे ज्यादा कृषि का यूज यहाँ पर लोग किया करते थे, मार्केट में भी बेचने के लिए और अपने खुद के रखने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉपिंग सीजन की बात करें, अब जैसे हम आज की बात करें, तो आज हमारे यहाँ तीन तरीके की क्रॉप्स पाई जाती हैं। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की, और एक होती है जायदा की। डिपेंड करता है कि कौन सी फसल को कब आप मतलब उसको उसका बीज डाल रहे हैं और कब उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। इनके समय में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो कृषि हुआ करती थी, उसका जो क्रॉपिंग सीजन था वो था नवंबर से अप्रैल। बेसिकली क्या था? नवंबर से अप्रैल। तो ये नवंबर से अप्रैल के बीच में जो है ये खेती किसानी का काम किया करते थे। मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो जो अपनी रबी की फसल है, अगर हम बात करें आज की डेट में जो रबी की फसल है उसका ड्यूरेशन भी यही है, नवंबर से लेकर के अप्रैल तक। तो जो रबी की फसल हुआ करती थी वो ये उगाया करते थे नवंबर से लेकर के अप्रैल तक। क्लियर? इसके अलावा अब कौन कौन से क्रॉप्स ये उगाया करते थे, तो ये बेसिकली कौन कौन से क्रॉप्स उगाया करते थे? वीट, गेहूं, ठीक है, उसके बाद ज्वार बारले, ठीक है, इसके बाद रागी, ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब, ठीक, इसके अलावा पीस, ये सारे जो थे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कपास, कॉटन, कॉटन की भी ये लोग खेती किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। तो ये सारी चीजें ये उगाया करते थे, वीट है, बार्ले है, रागी है, मस्टर्ड है, पीज है, कॉटन, कॉटन मतलब अपना जो है कपास। ठीक है, अब अब जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर करते हैं तो ये हल और हंसिए का भी इस्तेमाल करते होंगे। ठीक, तो बेसिकली ये जो इस्तेमाल किया करते थे ये लकड़ी की हल का इस्तेमाल करते थे। मतलब ये वुडन प्लाऊ का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये स्टोन स्टिकल्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो पत्थर के हंसिए हुआ करते थे, मतलब पत्थर के हंसिए और लकड़ी का हल, इसका इस्तेमाल किया करते थे ये लोग कृषि में। ठीक, मतलब वुडन फुरोज और स्टोन स्टिकल्स। क्लियर? अब इसके अलावा जो इरिगेशन किया करते थे ये, इरिगेशन की अगर हम बात करें तो सिंचाई की बात करें तो मैंने आपको बताया था
कि कुएं का इस्तेमाल ये लोग करते थे इरिगेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों ने टैंक्स भी बना के रखे थे, कई सारे कुएं भी, टैंक्स मतलब जो कई सारे टैंक भी बना के रखे थे। ठीक है, इसके अलावा कई सारे इन्होंने और भी कई चीजें बना के रखी थी। तो ये वेल्स और टैंक्स का इस्तेमाल करते थे इरिगेशन के लिए। क्लियर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इंडस वैली के जो लोग थे ये एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से जानते थे और ये प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर भी करते थे, चूंकि इनका लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल था और इनके जितने भी चीजें थी, इनका क्रॉप्स का सीजन जो था वो नवंबर से अप्रैल तक था। और ये जो क्रॉप्स उगाया करते थे, वीट, बार्ले, रेगी, मस्टर्ड, पीस, कॉटन। इसके अलावा जो ये इस्तेमाल किया करते थे, लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे और पत्थर का हसिया। इसके अलावा अगर हम इरिगेशन की बात करें तो ये कुएं और टैंकों से इरिगेशन किया करते थे, सिंचाई किया करते थे। ठीक, इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैंने आपको बताया कॉटन, कॉटन मतलब अपना कपास, पूरे विश्व में सबसे पहले कपास की खेती शुरू करने वाले इंडस वैली के लोग थे। मतलब इंडस के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले पूरे विश्व में कपास की खेती की शुरुआत की थी। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत की थी। क्लियर। इसके अलावा आपको यहां पर कुछ कुछ जगह चावल के अवशेष भी मिले हैं। मतलब अगर हम बात करें राइस की तो चावल के अवशेष इंडस वैली में सिर्फ दो जगह से मिले। एक है, आपको याद रखना है, लोथल। लोथल जो इनकी पोर्ट सिटी हुआ करती थी। और इसके अलावा एक जो दूसरे शहर से मिले हैं वो है रंगपुर। तो ये दो शहरों से इनको चावल के अवशेष मिले हैं, लोथल से और रंगपुर से। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है क्योंकि चावल के अवशेष बहुत कम मिले। मतलब ये चावल की खेती बहुत कम किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको चावल के अवशेष नहीं मिले हैं, चावल के अवशेष भी इनको मिले हैं। ये मिले हैं लोथल और रंगपुर से। क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो आम लोग हैं वो बेसिकली कृषि पे ही डिपेंडेंट थे और अपने दिन मतलब अपने लिए खाने के लिए कृषि किया करते थे और जो बच जाता था उसको फिर मार्केट में बेचने का काम करते थे क्योंकि इनकी लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल थी। इसके अलावा क्रॉपिंग सीजन मैंने आपको बताया नवंबर से लेके अप्रैल तक हुआ करता था। इसके अलावा जो कौन कौन से क्रॉप्स इन्होंने प्रोड्यूस किए थे तो वीट है, बार्ले है, रागी, सीसम, पीस, मस्टर्ड, कॉटन। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते थे तो मैंने आपको बताया था, लकड़ी का हल और पत्थर का हसिया। स्टोन सिकल्स मतलब हसिया हुआ करता है। तो ये जो है पत्थर के जो है हसिया यूज करते थे और लकड़ी के हल यूज किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंचाई के लिए तो सिंचाई के लिए ये कुएं का इस्तेमाल करते थे, टैंक का इस्तेमाल करते थे और ये गार्लेंड्स मतलब नाला का भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंडस के जो लोग हैं वो कॉटन उगाने वाले मतलब कपास की खेती करने वाले विश्व के सबसे पहले लोग हैं। वे आर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन दी वर्ल्ड। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि चावल के अवशेष, स्पेशली चावल के अवशेष जो हैं वो आपको एक तो लोथल से मिले हैं और दूसरे आपको कहां से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। क्लियर। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। इसके आगे अब हम देखते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कैनाल नहीं मिलेंगे। मतलब इरिगेशन जो है वो कनाल से नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि कनाल के कोई भी अवशेष यहां पर नहीं मिला है तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि कैनाल से इरिगेशन यहां पर नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन नहीं होता था। ठीक। अब एग्रीकल्चर के अलावा भी ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया करते थे। मतलब ये जानवरों को पाला पोसा करते थे। ठीक है। अब ये जानवरों को क्यों पालते पोसते थे तो एक तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती थी दूध की, मिल्क के लिए किया करते थे। ठीक है, मिल्क के लिए मतलब दूध के लिए किया करते थे। ठीक है। इसके अलावा ये
उस पर सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किया करते थे। जैसे आज के समय में अगर आप बात करें तो पहले के समय में जो बैलगाड़ी चला करती थी, तो बैलगाड़ी में क्या था, आगे दो बैल बांध दिए जाते थे और उससे ट्रैवलिंग एक जगह से दूसरी जगह की जाती थी। तो यहां पर भी जानवरों को पालने के दो पर्पस थे, एक तो उनसे दूध मिलेगा और दूसरा उनको बांध करके और उनसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब जैसे ये जो अनाज वगैरह, अब जैसे ये अनाज वगैरह मार्केट में बेचना है तो अब भाई मार्केट तक जाएंगे कैसे? ठीक है, पहले कोई घोड़ा गाड़ी या इनके समय में कोई गाड़ी तो हुआ नहीं करती थी कि ट्रक चला जाएगा। तो पहले के समय में क्या होता था, जानवर इसीलिए पाले जाते थे कि भाई उनको कैरी करे करा जा सके सामान को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसके अलावा जानवर का एक और पर्पस भी था, ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी जानवरों को पाला करते थे। मतलब अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे आज की डेट में जैसे अपन लोग कुत्ता पालते हैं, पेट डॉग्स। तो आज की डेट में पेट डॉग्स क्यों पाला जाता है? सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो उस टाइम भी क्या किया करते थे ये लोग, अपनी सुरक्षा के लिए जो है जानवरों को पाला करते थे। क्लियर? तो यहां पर जानवरों को पालने के तीन पर्पस थे, एक तो दूध के लिए, एक सामान का आवागमन करने के लिए और तीसरा खुद को बचाने के लिए। इसके अलावा कई लोग इसमें बात करें तो राइडिंग्स के लिए भी कहा जाना जाते थे, मतलब उस पर चढ़ करके उसकी सवारी करना, मतलब उसकी सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये चार पर्पस थे जिसके जरिए जो है ये लोग जानवरों को पाला करते थे। ठीक है, अब कौन कौन से जानवर पाला करते थे ये लोग? तो ये लोग जो मेन जानवर जो पाला करते थे वो उनमें से एक था आज की भैंस जो है अपनी बफेलो, बफेलो ये पाला करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बकरी, गोट। ठीक है, इसके अलावा बात करें भेड़, शीप। ठीक है, इसके अलावा ये पिग्स भी पालते थे, मतलब सुअर भी पाला करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक और बहुत स्ट्राइकिंग फीचर एनिमल पाया जाता था, हम्ड बुल। ठीक है, इसके भी अवशेष यहां से मिले हैं तो इसको भी पाला करते थे। इसके अलावा इन्होंने एलिफेंट को भी पाला था, एलिफेंट भी। इसके अलावा कैमल की बात करें तो कैमल मतलब ऊंट भी पाला करते थे ये। ठीक, तो ये सारे जानवर जो हैं ये पाला करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानवर था यूनिकॉर्न, जिसको कहा करते थे यूनिकॉर्न, ये भी पालते थे। इसके अलावा इन्होंने क्या पाला हुआ था, क्रोकोडाइल भी पाला हुआ था। ठीक है, क्रोकोडाइल भी यहाँ पाए जाते थे। तो ये सारे एनिमल्स भी हैं यहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स, अब चूंकि ये यूनिकॉर्न है, क्रोकोडाइल है, इनको पाल तो सकते नहीं है, तो ये अलग जानवर हैं जो पाए जाते थे। पालने का काम जो करते थे वो इन्हीं जानवरों का करते थे। ठीक है, यहाँ पर टाइगर भी पाए गए हैं, ऐसा बताया गया है कि टाइगर्स भी यहाँ पर पाए गए हैं। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो जितने भी जानवरों की बात करी मैंने, ठीक है, इनमें आपको देखना होगा कि मैंने हॉर्स की बात नहीं की, घोड़ों की बात नहीं की। मतलब यहां पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, सिर्फ एक जगह पूरे इंडस वैली में, मतलब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ एक जगह घोड़े के अवशेष मिले। तो आपको वो जगह याद रखनी है कि घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। तो ये जो घोड़े के अवशेष मिले हैं ये मिले हैं सुरकोटाडा से। सुरकोटाडा जो साइट है गुजरात में, यहां ये एक लौती ऐसी साइट है सुरकोटाडा जहां से घोड़े के अवशेष मिले। ठीक है, बाकी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पर भी घोड़े के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, और एक आपको एनिमल और याद रखना है, ये लोग लॉयन के बारे में नहीं जानते। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग लॉयन के बारे में नहीं जानते। ठीक है, मतलब लॉयन से, मतलब जो शेर है उससे रिलेटेड कोई भी तथ्य यहां से नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कंक्लूजन कि ये लोग लॉयन के बारे में नहीं जानते। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि वो किस एनिमल के बारे में नहीं जानते थे। तो आपको याद रखना है लॉयन के बारे में नहीं जानते। क्लियर? तो यहां पर अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि कैनाल इरिगेशन एब्सेंट है यहाँ पर। ठीक है, कनाल से इरिगेशन नहीं पाया जाता। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा ये लोग जानवर भी पाला करते थे। किस किस चीज के लिए? दूध के लिए। ठीक है, खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान के आवागमन के लिए और अपने खुद के सुरक्षा के लिए, एज
पेट डॉग की तरह। इसके अलावा बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स पाए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑक्सन, बफेलो, गोट, शीप, पिग, हम्प्ड बुल, डोंकी, कैमल, एलिफेंट। इसके अलावा और भी जानवर पाए गए हैं यहाँ पर, तो जैसे देखिए यहाँ पे राइनोसोरस पाया गया है, यूनिकॉर्न पाया गया, टाइगर, क्रोकोडाइल, बाइसन। क्लियर, ये सारी चीजें पाई गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सुरकोटाडा नाम की जगह है गुजरात में, जहां से घोड़ों के अवशेष मिले हैं, हॉर्सेस के रिमेन्स मिले हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉयन को ये लोग नहीं जानते थे, शेर के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तो आपको समझ में आया पूरा एग्रीकल्चर इनका, ठीक है, किस तरीके से इनका एग्रीकल्चर आगे बढ़ा। ठीक, इसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका सामाजिक संरचना कैसी थी, इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मतलब सामाजिक तौर पर यहाँ के जो लोग थे इंडस वैली के, ये किन भागों में बटे हुए थे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये आपको पता है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये एक बहुत शांति प्रिय सोसाइटी थी, पीसफुल सोसाइटी थी। अब देखिए इनको पीसफुल क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, देखिए यहां पर जितने भी अवशेष मिले हैं, ठीक है, उनमें जो हथियार हुआ करते थे, मतलब अगर हम वेपन्स की बात करें, ठीक है, तो वेपन्स की मात्रा यहां पर बहुत कम मिली है। अब वेपन्स बहुत कम मतलब अगर हथियार बहुत कम है, इसका मतलब क्या बनता है कि जो वहां के जो लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे, मतलब ये जो सोसाइटी थी वो पीसफुल सोसाइटी थी। क्योंकि भाई अगर लड़ने वाली सोसाइटी होती या वॉरियर्स टाइप के होते तो वहां पर बहुत सारे अवशेष मिलते अपने को हथियारों के, लेकिन बहुत सारे अवशेष हमें हथियारों के नहीं मिले हैं। तो ये अज्यूम किया गया कि यहाँ की जो सोसाइटी रही होगी वो शांति प्रिय रही होगी, पीसफुल सोसाइटी। क्लियर। और इनकी जो सामाजिक जीवन था वो काफी डिसिप्लिन था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के इनका कितना बढ़िया प्रोग्राम था। तो मतलब एक तरीके से इनकी जो सिविल लाइफ भी रही है वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन रही है और काफी साइंटिफिक रही है। क्लियर। ये लोग अपनी हाइजीन का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान देते थे। आपने देखा हो जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम, आज भी आप सोचें इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम आज की डेट में भी नहीं बना है जो उस टाइम बना हुआ था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस टाइम के लोग कितने हाइजीनिक रहे होंगे। तो उनका एक एटमॉस्फेयर हाइजीनिक भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हड़प्पन, ये जो अगर इंडस वैली की सोसाइटी की बात करें तो इनकी सोसाइटी 3 भागों में डिवाइडेड थी। इनकी जो सोसाइटी थी वो किस भाग में डिवाइडेड थी, 3 भागों में डिवाइडेड थी, आर्थिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें आर्थिक आधार पर इनका जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, इसमें सबसे पहला भाग जो था वो था एलाइट क्लास। एलाइट क्लास मतलब जो पूंजी वाली लोग हैं, मतलब जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस है। मैंने आपको बताया था सिटाडेल के बारे में कि सिटाडेल में जो लोग रहते थे वो बेसिकली एलाइट क्लास रहता था। ठीक है, जो मतलब पैसे वाले थे। ठीक है, तो ये तो एलाइट क्लास हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड हुआ करते थे ये होते थे मिडिल क्लास। यहां पर मिडिल क्लास भी हुआ करते थे। ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा हाई क्लास भी नहीं थे और बहुत ज्यादा लो क्लास भी नहीं थे। क्लियर। तो ये जो दूसरे हुआ करते थे ये कौन से हुआ करते थे, मिडिल क्लास हुआ करते थे। और जो तीसरे हुआ करते थे वो बहुत ही रिलेटिवली वीकर सेक्शन के हुआ करते थे, मतलब बहुत निम्न स्तर के, मतलब जिनका आर्थिक जो था वो बहुत कम था। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो शहर थे वो 2 भाग में बटा था, एक तो सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। तो जो लोअर टाउन में बेसिकली लोग रहते थे वो सारे वीकर सेक्शंस के लोग रहते थे। अब इन वीकर सेक्शंस में कौन आता था, तो जो कृषि का काम करते थे, मतलब जो एग्रीकल्चर थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत से यहां पर पोट्री मेकर्स भी थे। पोट्री मेकर्स मतलब, पोट्री मेकर्स का मतलब है जो अपने पोट्री बनाने वाले। ठीक है, जो पोट्री बनाने वाले थे वो हुआ करते थे। क्लियर। इसके अलावा जो हुआ करते थे लेबर्स हुआ करते थे। भाई ये सब जो बिल्डिंग बनेगी तो जाहिर सी बात है कि इनमें लेबर लगेगी।
बिना लेबर के तो बिल्डिंग बन नहीं सकती। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अगर बनी हैं तो जाहिर सी बात है लेबरों ने बनाई होगी। तो लेबर्स हुआ करते थे। इसके अलावा जो कृषि में काम करते थे, इसके अलावा जो पोट्री बनाने का काम करते थे, तो ये सारे क्या कहलाते थे? लोअर टाउन्स, लोअर लोअर सेक्शंस के। ठीक। तो आर्थिक आधार पर जो इसका समाज था वो तीन भाग में बटा था, एक एलाइट क्लास, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा वीकर सेक्शंस। क्लियर? तो देखें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको बताया एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके अलावा ये एक बहुत ही शांति प्रिय सोसाइटी थी और इनकी जो सिविल लाइफ थी वो काफी हाईली डिसिप्लिन थी और क्वाइट बहुत ज्यादा साइंटिफिक थी। इसके अलावा बात करें तो हाइजीन का ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम उसकी पहचान है। इसके अलावा जो हड़प्पा का समाज था वो तीन भागों में बटा था आर्थिक आधार पर। सबसे पहला कौन सा था? एलाइट क्लास। ठीक है, जो मतलब हुआ करता था अमीर। फिर इसके अलावा मिडिल क्लास हुआ करता था, मतलब जो मिडिल मिडिल उसमें लोग रहते थे। और इसके अलावा वीकर सेक्शन हुआ करते थे, जो कि फार्मर्स हुआ करते थे, पोर्टर्स हुआ करते थे, लेबरर्स, आर्टिशियंस। क्लियर? तो ये रिलेटिवली वीकर क्लास के लोग हुआ करते थे। क्लियर है यहां तक आपको? तो यहां पर आकर के हम अपना लेक्चर को आज स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको जितने भी चीज मैंने पढ़ाई है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा ये किस तरीके की कृषि किया करते थे, ये जानवरों को क्यों पाला करते थे, किस काम के लिए पाला करते थे। फिर इसके अलावा आपने इनका टाउन प्लानिंग आज समझा कि इनकी टाउन प्लानिंग क्या थी। कंटेम्प्रेरी इनकी कौन कौन सी सिविलाइजेशन इनके समकालीन थी। क्लियर? और भी कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आकर के हमारा आज का ये पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आगे हम देखेंगे कि ये लोग किस तरीके के खाना खाया करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, इनके यहाँ मरने के बाद किस तरीके से इनकी बॉडी को डिस्पोज किया जाता था। इसके अलावा ये धार्मिक तौर पर क्या बिलीव्स किया करते थे, इनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या थी। क्लियर? ये ट्रेड किस तरीके से करते थे, पोट्री कौन सी तरीके की बनाते थे। तो अभी बहुत सारी चीजें, इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का था। तो अभी कई सारे पार्ट्स हमें इसमें कवर करने हैं। आज के लिए हमारी क्लास के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट उठता है, कोई भी आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये सीरीज और चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू। हैव अ गुड डे। जय हिंद। नमस्कार।